हल करना है हमें वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई हम वैद्युत ध्रुव बना लेते हैं, ये है वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश और ये है माइनस क्यू आवेश। वैद्युत ध्रुव की लंबाई होती है 2l, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हो गई 2l। इसके अक्ष से यानी कि उसके मूल बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं, इसको थोड़ी और नीचे बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि बिंदु P है और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो करेंगे का सबसे पहले हम इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद इस बिंदु पर जो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है उसका परिणाम निकालेंगे। बात समझ आई? अब ध्यान से समझिए, ये मूल बिंदु से लेते हैं ना, इसके मध्य बिंदु से लेते हैं, तो मध्य बिंदु से ले रहे हैं तो पूरी लंबाई है 2l, तो ये लंबाई आधी है होगी ना, है जो वैद्युत ध्रुव है इसके मध्य बिंदु से जब हम ले रहे हैं r दूरी पर, तो ये पूरी लंबाई 2l, तो ये लंबाई l होगी, और वैसे ही ये लंबाई भी तो l ही होगी। बात समझे कि नहीं समझे? और यहाँ से यहाँ तक r दूरी है। जब हमें यहाँ से ज्ञात करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम पहले दूरी पता कर लेंगे कितनी दूरी होगी, तो ये दूरी कितनी होगी, देखिए ध्यान से, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है का, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। बात समझ आई? ये है आधार और ये है लंब। जब ये आधार और ये लंब, तो हाई कण होगा, तो कण लंब, देखिए कण का मान क्या होगा, कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो कण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ये वाले मान ज्ञात करना है ना। आधार का मान क्या है, आधार यल है, आधार यल का स्क्वायर प्लस ये लंबाई r है ना, इसका r का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये कण का वर्ग का मान मिला, तो कण बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मिलेगा, यानी इसका मान क्या मिला, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, यही मिलेगा ना। बात समझे नहीं समझे? अरे इसका मान क्या मिला था, यही ना, यही से ना निकाले हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसी को आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, बात एक ही है। तो इसको हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक बात समझ आई। अब आगे देखिए, जैसे ये वाली दूरी हम पता कर ले हैं, वैसे ही इस आवेश के कारण यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ये वाली दूरी भी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वाली दूरी भी तो हमें चाहिए ना। तो इस दूरी का मान क्या होगा, ये दूरी भी, ये लंबाई l हो गया, ये लंबाई हो गया r, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना इधर भी, जब इधर भी एक समकोण त्रिभुज बना तो ये कण हुआ कि नहीं कण हुआ, और ये समकोण है ना, ठीक इसके लंब लिए हैं, तो ये समकोण हो, तो कण के साथ ये जो समकोण है उसी के सामने ना कण होता है, तो इसका मान क्या होगा, जैसे इधर मान निकला वैसे इधर भी आएगा, यानी इसका भी मान होगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही होगा ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जैसे इसका मान आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वैसे भी इसका भी मान आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है ना। आगे देखिए, अब हमें आवेश का मान पता, वैद्युत ध्रुव तो आवेश का मान पता है, क्योंकि एक बिंदु पर प्लस आवेश और एक बिंदु पर माइनस आवेश, दूरी हम पता कर लिए। तो अब हम ज्ञात करें यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझे नहीं समझे? परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं तो किसी कोण पर या तो ऊर्ध्वाधर हो या तो लंबवत हो, तो ही ज्ञात कर पाते हैं ना। ये इस बिंदु पर हम ज्ञात कर पा रहे हैं, इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, यहाँ पर ये रेखा जो दूरी लिए हैं, न ही यहाँ पर ऊर्ध्वाधर है और न ही लंबवत है, किसी कोण पर है ना। तो जब कोई सदिश, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, और जब कोई सदिश किसी कोण पर हो ना, जब कोई सदिश किसी कोण पर हो तो उसको दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। उसके दो घटकों में वियोजित कर, कौन कौन, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। यही मिल रहा है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही मिल रहा है ना। इसको मान लेते हैं E1 है, तो जब हम इसको यहाँ पर, ये इधर की ओर जाएगा, ऐसे सीधे इधर की ओर जाएगा ना, ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से दूर की ओर होता है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर होता है, तो इधर की ओर जाएगा ना E1, ये E1 होगा ना। तो जब हम इसको
दो घटकों में विभाजित करें, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, तो एक इधर मिलेगा ऊर्ध्वाधर घटक और इधर क्या मिलेगा क्षैतिज घटक। बात समझ आई? अरे जिससे कोण बनाता है उसको कहते हैं क्षैतिज घटक और उसके लंबा जो होगा वो ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है इसका मान मिलेगा E1 साइन थीटा। बात समझ आई? ऊर्ध्वाधर घटक मिलता है E1 साइन थीटा और क्षैतिज घटक मिलेगा E1 cos थीटा। बात समझ में आ रही नहीं समझ आ रही है? यदि बात ना समझ आए तो बताइए। यहां तक बात समझ आई? क्षैतिज घटक मिला E1 साइन थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या मिला, सॉरी क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा। आई बात समझ यहाँ तक? ठीक ऐसे ही यदि हम माइनस आवेश के कारण यहाँ पर ज्ञात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेश की ओर होगा। माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होता है ना। जब आवेश की ओर यानी कि नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। जब हम इसका ज्ञात करें क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, बात समझ आ रही है? तो ये मिलेगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक इधर की ओर और ये मिलेगा इसका क्षैतिज घटक, इससे एक कोण बनाते हुए आ रहा है। बात समझ आई? तो नीचे की ओर मिला ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि E2 साइन थीटा। बात समझ आई? और ये वाला इधर की ओर फिर से जिस पर मिला था E1 cos थीटा उसी पर मिलेगा क्या दोबारा E2 cos थीटा। बात समझ आई? समझे? इसी पर मिला था E1 sin थीटा और इसी पर मिल रहा है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा मिल रहे हैं। बात समझ नहीं समझ आई? यदि चित्र समझ में आ जाए ना तो हल करना मुश्किल काम नहीं है, हल करना बहुत आसान काम है। सबसे जरूरी बात है इसको घटकों में वियोजित करना और चित्र को समझना। बात समझ आ रही है? चित्र समझ आ रहा है कि चित्र को थोड़ी बड़ा बनाए? चित्र ठीक समझ आ रहा है ना? ऊपर मिला है E1 sin थीटा, ये मिला E1 cos थीटा, नीचे की तरफ मिला E2 sin थीटा और इधर की ओर मिला E2 cos थीटा। यहां तक बात सबको समझ आ गई? अब ध्यान से सुनिए, ये जो E1 sin थीटा है ये ऊपर की ओर कार्य करेगा, E1 sin थीटा ऊपर की ओर कार्य करेगा और E2 sin थीटा नीचे की ओर कार्य करेगा ना। तो एक ऊपर की ओर खींच रहा है और एक नीचे की ओर खींच रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे समझिए, इसके कारण ऊपर की ओर मिलेगा और इसके कारण नीचे की ओर मिलेगा और दोनों आवेश ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, यानी कि दोनों का आवेश क्यू है, आवेश समान है, बस प्रकृति अलग अलग है। दोनों का आवेश समान है, दोनों की दूरी भी तो समान है, दोनों की दूरी भी समान है। तो ये जो E1 sin थीटा मिलेगा और E2 sin थीटा मिलेगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बात नहीं समझ आई? फिर से समझिए, ये है प्लस क्यू आवेश और ये है माइनस क्यू आवेश। तो इसके कारण हम निकाले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और उसको दो भागों में बांट दिए, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम बात कर रहे हैं पहले ऊर्ध्वाधर घटक की। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक का मान मिला है, क्या मिला है? E1 sin थीटा मिला है, यही मिला है ना। और इसके लिए क्या मिला है? E2 sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहा हूं, पहले ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक की बात बाद में करेंगे। इसके लिए निकाला ऊर्ध्वाधर घटक और इसके लिए ऊर्ध्वाधर घटक। E1 होता क्या? E क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना, E वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है ना। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मिलती कैसे? आवेश के कारण, आवेश के कारण और दूरी के कारण ही मिलता है ना। बात नहीं समझ आ रही है? समझिए बात ध्यान से इसको। E1 बराबर क्या होगा? हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी होता है r² होता है ना, r², और ये साथ में आएगा sin थीटा आएगा। बात समझ आ रही है? जब हम इसको हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो Q है यही है, दूरी क्या मिला है? दूरी यही मिला है ना, √r² प्लस l², अंडर में r² प्लस में l² का वर्ग होगा कि नहीं होगा? होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिख देते हैं, इसको दिखाई नहीं देगा, इधर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ये देखिए ये अंडर में का स्क्वायर मिला है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, यानी कि नीचे क्या मिला? r² प्लस में l², यही मिला ना। ये क्या मिला है? E1 के कारण ऊर्ध्वाधर घटक मिला है। यदि हम E2 के कारण ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करें, E2 sin थीटा मिलेगा, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा? E2 का मान फिर वैसे ही निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r² होता है,
और आवेश तो क्यू है, दूरी इसके लिए भी तो वही दूरी होगी ना, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई आवेश क्यू अपान में दूरी क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई आवेश क्यू अपान में, जब इसका वर्ग करें तो कड़ी हट जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये वाला मान और ये वाला मान दोनों देखिए, दोनों में कोई अंतर है क्या, दोनों में कोई अंतर है, दोनों मान बराबर मिला, परंतु ध्यान से सुनिए हमारी बात, एक ऊपर की ओर मिल रहा है और एक नीचे की ओर मिल रहा है। ऐसा समझिए कि दो लोग एक रस्सी को पकड़े बराबर बल लगा के, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो दोनों का परिणाम में क्या होगा, शून्य होगा। दो लोग बराबर बल से ऐसे रस्सी को खींचे, एक इधर के से और एक इधर से, दो दिशा में खींचे, तो उसका परिणाम शून्य होगा ना, स्थिर रहेगा, इधर उधर तो जाएगा नहीं। जितना बल ऊपर को लग रहा है, जितना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ऊपर को लग रहा है, उतना ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नीचे की ओर लग रहा है। तो ये जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे कि नहीं कर देंगे, क्यों निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि दिशाएं दोनों की विपरीत है। बात समझे नहीं समझे, दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जहां तक बात समझ आ रही है, यहां तक बात समझ आई ना। तो ये जो था ना, एक ऊपर की ओर और एक नीचे को एक दूसरे को निरस्त कर दिए। जब एक दूसरे को निरस्त कर दिए, यानी कि यहाँ पर कोई बल, यहाँ पर कोई तीव्रता काम ही नहीं कर रही है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, तो इसको मिटा दें। बात समझाइए, ये बस आपको दिखाना था ना कि इधर की ओर और इधर की ओर वैद्युत तीव्रता समान कार्य कर रहा है, और ये दोनों की दिशाएं विपरीत है, जिस कारण एक दूसरे को निरस्त कर देगा। और यही आपको हल करके दिखाया, लेकिन परीक्षा में इसको हल नहीं करना होता है। क्यों नहीं हल करना होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ आ गई सबको। ये कल समझाने के लिए आपको बताया कि मैं केवल ऐसे बोल देता कि एक दूसरे को निरस्त कर रही हैं, तो फिर बात समझ में नहीं आती। और क्यों निरस्त कर रही हैं ये समझ लेते तो बात अच्छी है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, थोड़े से स्याही डाल लेते हैं तो आगे। यदि यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। ध्यान से देखिए, इस आवेश के कारण अब हम ज्ञात करें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या मिलेगा, E1 मिलेगा ना। और E1 बराबर क्या होगा, क्या मान मिला है, E1 cos थीटा मिला है। E1 बराबर क्या मिला, E1 cos थीटा, यही मिला ना। और ये E1 का मान क्या होगा, E का मान क्या होगा, 1/4 Q अपान आर स्क्वायर, यही होगा ना, अभी हल किए थे हम। तो ये 1/4 Q अपान आर स्क्वायर होगा, इंटू में cos थीटा। बात समझ आएगी, समझिए यहां तक बात समझ आ रही है। ये तो आवेश Q है, यहां से मान रख दें 1/4 ये आवेश Q है ना, और यहाँ भी आवेश Q है, आवेश का मान रख दें, तो आवेश तो Q समान आया। दूरी क्या रख दें, दूरी यहाँ पर दूरी यही होगा ना, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर होगा, और इंटू में cos थीटा, यही मिलेगा। यहां तक बात समझाई। जब इसको हम आगे हल करें, आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, E1 बराबर मिलेगा 1/4 ऊपर है Q आवेश बटे में, इधर ध्यान से देखिए, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कड़ी हट जाएगी ना, तो बचेगा का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही बचेगा ना। और इनटू में क्या बचेगा, cos थीटा, cos थीटा। यहां तक बात समझ आई। आगे देखिए, ये था E1 के कारण, और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर A। बात समझे यहां तक। अब हम ज्ञात कर लेते हैं -Q आवेश के कारण
इस बिंदु P पर बाह्य क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा। और ये E2 का मिला, E2 का थीटा, E2 का थीटा मिला ना, E2 का थीटा, E2 का मान क्या होगा? फिर से रखते वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू cos थीटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको आगे हल करें तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दूरी क्या है? दूरी क्या है? अंडर रूट में r² प्लस l², अंडर रूट में r² प्लस l², पूरे का होल वर्ग होगा इंटू में cos थीटा। बात समझ आई? आगे हल करेंगे तो E2 बराबर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो मिलेगा r² प्लस l² इंटू cos थीटा। यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? यहां तक फिलहाल बात समझ आई। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहां तक बात समझ आ गई ना? तो फिलहाल बोर्ड भर गया है तो लिखना पड़ेगा, तो इतना लिखिए, उसके बाद आगे का फिर बताते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? समीकरण 1 और समीकरण 2 बात समझ आई ना? अब हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इधर मिटा देते हैं, ठीक ना? लिख लिए होंगे आप सब, तो इधर मिटा देता हूं। बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हमें ज्ञात क्या है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ आई? तो तीव्रता E बराबर क्या होगा? ये प्लस Q आवेश के कारण जो निकालने हैं E1 और जो माइनस Q आवेश के कारण निकाले हैं E2, इन दोनों को जोड़े कि घटाएं? दोनों एक ही दिशा में है, समान दिशा में है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे। बात समझ आई? अब ध्यान से देखिए आगे क्या होगा। E1 बराबर E1 का मान यहां से क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस l², यही मिला ना? प्लस में सॉरी इंटू cos थीटा छूट रहा है ना, इंटू cos थीटा, प्लस में E2 का मान क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस में l² इंटू cos थीटा, यही होगा। बात समझ आई? देखिए इधर देखिए, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस l² cos थीटा, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस l² cos थीटा। दोनों समान दिख रहा है का? दोनों एक जैसे समान है, दोनों मान समान है ना, तो दोनों जोड़ लेंगे। जैसे यक्स और यक्स जोड़ते हैं तो क्या आता है? 2x आता है ना, वैसे इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो E बराबर क्या आएगा? 2 ऊपर लिख दें, आएगा ना 2? अरे ऐसे समझो, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा 2Q। ऐसा लिख सकते हैं ना? ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते? और x जोड़ेंगे तो क्या आता है? 2x आता है। तो ये Q और ये Q जोड़ेंगे तो 2Q आएगा। ऐसा ना करिए कि एक और एक जोड़ के दो बार ना आएगा, एक के बार ना आएगा, एक ही बार में 2 आएगा, 2 बार तो नहीं आएगा। बटे में क्या मिला? r² प्लस में l² इंटू cos थीटा मिला ना? यहां तक बात समझे नहीं समझे? अब आगे देखिए,
ये जो cos थीटा मिला है ना, cos थीटा, इस cos थीटा को हम बदलने जा रहे हैं। cos थीटा का हम मान निकाल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए। cos थीटा, ये यही थीटा कोण ये बता रहा है ना, ये थीटा कोण यही बता रहा है ना। ये कोण को यदि हम यहाँ पर लेके आ जाएं, ऊंचाई दूरी तो पढ़े होंगे ना त्रिकोणमिति में, ऊंचाई दूरी। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? जब बराबर हो जाएगा तो ये एक समकोण बना, और इसमें हम त्रिकोणमिति का नियम लगाएं तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है ना। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, यही होता है ना। और आधार इसमें क्या, इस त्रिभुज में आधार क्या है, ये यल आधार है। या तो ये त्रिभुज लिए या फिर ये त्रिभुज, तो कोई भी ले ले, तो इस त्रिभुज में आधार यल है ना। तो आधार यल अपान कर्ण क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, यही होगा। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। बात समझे नहीं समझे? यही cos थीटा बराबर क्या आया, एल बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आया ना cos थीटा का मान। तो इस cos थीटा का मान हम इसमें यहाँ रख दें तो देखिए क्या मिलेगा। ई बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर मिला 2q बटे में, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में ये cos थीटा, ये cos थीटा है ना। cos थीटा का मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही मिलेगा ना। ये कहाँ से आया है, यहाँ साइड में लिख देते हैं, क्योंकि cos थीटा का मान है एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहीं से रखे हैं ना। यहाँ तक बात समझ आई सबको? अब देखिए है दोनों आपस में ऊपर का गुणा कर देते हैं, तो ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। है सबका आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q और यल है ना, इसको हम एक साथ आपस में गुणा करके और अपनी सुविधा के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं का, q इंटू 2l लिख सकते हैं। आई दो का इसमें गुणा कर दिया। बात समझे, बात नहीं समझे? बस केवल इस दो का हम इसमें गुणा कर दिए, मानो कोई परिवर्तन बटे में। ये तो है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट लगा करके इसे घातेक कर सकते हैं, पूरा ब्रैकेट लगा घातेक कर सकते हैं ना, जब कुछ भी नहीं तो घातेक है। और इसको हम कर्ण हटा रहे हैं, इसका जब हम कर्ण हटाएंगे तो 1 बटा में क्या मिलेगा, कर्ण हटाएंगे तो ये मिलेगा एल आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इसके पावर 1/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब कर्ण हटाते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 1/2 आता है, और घनमूल हटाते हैं तो 1/3 आता है, और चतुर्थ मूल हटाएंगे तो 1/4 आएगा। बात समझेंगे समझे? यहाँ तक बात समझ आई? ये वर्ग हटाए है ना, वर्गमूल हटाए ना कर्ण, तो ये घात आएगा 1/2। ठीक, आगे देखिए ई बराबर क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्रुव तो मिल गया। q इंटू टीएल को क्या कर सकते हैं, इसको p कह सकते हैं क्या, वैद्युत ध्रुव p, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यही पढ़े थे ना, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण p बराबर q इंटू 2l, पढ़े थे कि ना पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। तो इसकी जगह पर हम p रख सकते हैं, तो इसकी जगह जब हम p रख दे तो बटे में क्या मिला, देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों ब्रैकेट समान है, दोनों ब्रैकेट समान है, तो दोनों की घात जुटेगी कि नहीं जुटेगी, दोनों की घात जुट जाएगी ना। और ऐसा समझिए कि यदि लिखा रहता है a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं, दोनों को घात जोड़ देते हैं ना, तो क्या आता है a प्लस बी के घात में 4 आ जाता है, दोनों समान है ना, तो घात जुड़ गया। बात समझे नहीं समझे? तो वैसे ये दोनों भी तो समान है, तो इसकी भी तो घात जुड़ जाएगी। जब घात जुड़ेगी तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये है r, हम इधर साइड में बता दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर के घात में 1 है ना, और इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात में 1/2 है। ये दोनों मान समान है, घात में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर घात प्लस में 1/2 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आएगा ना। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर के पावर में 3/2, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ऐसा लिखा जा सकता है ना। यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो ध्यान से एक और बात सुनिए,
ये जो यल है ना, यल बहुत अल्प दूरी होता है, अल्प दूरी, अत्यंत अल्प दूरी है। जो वैद्युत ध्रुव कहते किसको हैं? जब हम दो विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखते हैं तो वही तो वैद्युत ध्रुव बनता है ना। और उसमें से भी हम आधा कर दिए। जब पहले से 2l अल्प दूरी था और उसका भी आधा कर दे रहे हैं तो और छोटा मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा समझिए कि 2l पहले से ही छोटा मान था और हम इसका भी आधा कर दें तो केवल यल मिलेगा। तो पहले से छोटा मान था और उसका भी आधा कर दिए तो और छोटा मान हो जाएगा, और छोटा मान हो जाएगा ना। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि है जो यल है ना, यल बहुत छोटा है। किसे से? आर से। है जो दूरी पर निकाला है वैद्युत ध्रुव, इसकी तुलना में यल बहुत छोटा है। तो जब हम आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर करेंगे यानी कि आर का वर्ग करेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा कि नहीं होगा? एल स्क्वायर से होगा ना। ऐसा समझिए कि ये यल 1 है और आर 10। मान लीजिए कि यल 1 है और आर 10 है तो है 1 10 से छोटा है कि नहीं? बहुत ही छोटा है। आज जब आप इसका वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग तो 1 रह जाएगा, लेकिन 10 का वर्ग करोगे तो बहुत ही छोटा हो गया ना। ये पहले से छोटा था, वर्ग करने के बाद और ही छोटा मिल गया। बात समझे नहीं समझे? यानी कि हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा होगा एल स्क्वायर से, कह सकते हैं ना। तो जब आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम यल को नगण्य मान लें, यल को नगण्य मान लें, यल को नगण्य मानने पर जब यल को नगण्य मानेंगे तो ई बराबर क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर मिला पी अपान में, देखिए नहीं दिख रहा है ना, स्याही थोड़ी सी। यहां से बच यल स्क्वायर तो हट गया क्योंकि नगण्य था, तो ये बचा आर स्क्वायर, यही बचा ना। और इसके पावर में 3/2 होगा। और जब घात के घात होता है ना तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं ना। जब घात का घात हो तो घातों का आपस में गुणा कर देंगे। तो जब हम 2 में 3/2 से गुणा करेंगे, ऐसे समझिए कि जब हम 2 में 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये 2 से 2 कट जाएगा ना। तो ई बराबर क्या मिला? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू, यही होगा ना। 2 से 2 कट गए तो आर क्यू आया ना। बात समझ में कि नहीं समझ आई? और यही तो हमें सिद्ध करना था। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही ना सिद्ध करना था। और यही मान हमें लास्ट में प्राप्त होता है। यहां तक बात समझ आई?